नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई सेकंड का। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर क्लास 11th का पोएट्री सेक्शन को। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो पिछले बार एग्जाम्स हुआ है उसमें कमिटमेंट किया गया था कि बुक से भी पूछे जाएंगे और ग्रामर से भी पूछे जाएंगे, लेकिन ग्रामर के क्वेश्चन ज़्यादा थे। लेकिन इस बार बुक से भी पूछे जा सकते हैं, 100% चांस है, तो इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे आप। और मैं इसी के लिए आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारा मैंने एक जगह आपके लिए इकट्ठा कर दिया है ताकि आपको आपको इम्पॉर्टेंट हो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे पॉइंट को मैंने इसमें डाला हूँ ताकि जो आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटनी चाहिए। दोस्तों, ये पार्ट 1 होने जा रहा है पोएट्री सेक्शन का। पोएट्री सेक्शन में 2 पार्ट बनाऊंगा, क्लास 11th का, फिर क्लास 12th का भी 2 पार्ट बना दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा लेंदी ना हो, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने आपको बनाया है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि लोगों को भी ये वीडियो पहुँच सके। तो बिना वेस्टिंग अ टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर क्लास 11th की हम बात करते हैं तो रेनबो बुक है। उस बुक में अगर देखा जाए पोएट्री सेक्शन की जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें 10 आपका चैप्टर है। ठीक है, तो 10 चैप्टर में आज की जो वीडियो होने वाली है वो 5th चैप्टर तक कंप्लीट अच्छे से है ना। उसका मतलब आपका ये जो पोएम है उसकी स्टेंजा, लिटरेरी डिवाइसेस, जितने भी आपका टेक्निक, स्किल, सबको डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है इंपॉर्टेंट उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पोएट के बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में ताकि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो कहीं जाना नहीं है, यहीं पर रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है। और वीडियो पसंद आने के बाद लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, The Chimney Sweeper, Stopping by Woods on a Snowy Evening and The Lamentations of the Old Pensioner। इन चारों पांचों चैप्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और उन सारे चीज़ों को बताएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है आज की वीडियो का फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, डैट इज ए रिटेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, जब ये पब्लिश्ड हुआ था तो ओरिजिनल बंगाली पोएम में पब्लिश्ड हुआ था जिसका नाम था प्रार्थना। ठीक है, अ प्रेयर। ठीक है, और इसको कह सकते हैं लिरिक नंबर 72 ऑफ नैवेद्या करके इसको प्रार्थना में पब्लिश्ड की गई थी। ठीक है, उसके बाद ये पोएम जो है इसका कोई इंग्लिश वर्जन स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में इसको ऐड ऑन किया गया गीतांजलि में। गीतांजलि में ये 35 नंबर वर्सेस करके पब्लिश्ड है, वहाँ पर 35 नंबर गीतांजलि। आपको पता होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ही फर्स्ट एक ऐसे नोबेल लॉरेट है रहे हैं, इंडियन नोबेल लॉरेट, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए ही नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गीतांजलि, वही चीज़ किया गया कि वहाँ से उसमें ऐड किया गया, वहाँ से लिया गया। द होल पोएम इज अ सिंगल सेंटेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जाम्स में कि इसमें कैसा इसका टेक्निक है। सिंगल सेंटेंस में पूरी पोएम लिखी गई है। ओके, उसके बाद हम बात करें द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम जो है उसमें टाइटल का यूज किया गया है, टाइटल का यूज किया गया है। ठीक है, और ये गॉड को प्रेयर करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। द पोएट इन्वोक्स गॉड्स ब्लेसिंग। पोएट जो है इन्वोक करता है, प्रोवोक करता है, उकसाता है लोगों को गॉड की ब्लेसिंग के लिए। द पोएम वाज रिटेन, ये पोएम कब लिखी गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1901 में। 1901 में ये लिखी गई थी जिस समय ब्रिटिश का क्या था, राज था। द पोएम पोएट प्रे टू गॉड टू गिव अस कंट्री टू फ्रीडम। पोएट जो है उस समय ब्रिटिश कोलोनाइज था हमारे कंट्री पर, तो पोएट जो है मतलब गॉड से कहते हैं कि हमें मतलब शक्ति दो और मुझे एक अच्छी आज़ादी चाहिए। ठीक है, एक अच्छी आज़ादी, गुड गिव अस कंट्री ट्रू फ्रीडम। ठीक है, दिस फ्रीडम मीन्स नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ एवरी बॉन्डेज। उनमें कहा गया कि फ्रीडम में सिर्फ मतलब हम लोग को बॉन्डेज नहीं होना था, सोशली पॉलिटिकली हम इकोनॉमिकली हम लोग फ्री होनी चाहिए, अपनी बात रख सके, सोच सके। द फ्रीडम माइंड होनी चाहिए, करेज इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, ट्रूथ एंड फेयरलेस एक्सरसाइज ऑफ रीजन होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर
इस पोएम में लिखा गया, मतलब लोगों को प्रोवोक नहीं बोल सकते, लोग को इनकरेज कर रहे हैं, है ना, मतलब जोश भर रहे हैं अपने पोएम के माध्यम से, है ना, कि लोगों को क्या होना चाहिए, लोगों को ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए जो स्लेवरी से बहुत दूर हो। ठीक है, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हमें ट्रुथ फ्रीडम चाहिए, गॉड्स। ओके, उसके बाद ये कहते हैं कि द पोएम वेयर इज द माइंड विदाउट फियर इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ फेमस बंगाली पोएम। ये सभी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? पहले कि ये जो आपका नैवेद्या करके 1900 प्रार्थना बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश्ड हुआ था, फिर उसको गीतांजलि में ऐड कर दिया गया वर्सेस नंबर 35, और इसको आपका पब्लिश्ड हुई थी 1912 to 13। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, गीतांजलि में 12 to 13 में पब्लिश हुई थी दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनको जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ही वॉज अ नोवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिलोसफर, ह्यूमरिस्ट, ये सारे थे। और कह सकते हैं कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, ये भी थे। ठीक है, ही रोट प्राइमरीली इन बंगला, ये मतलब शुरू में बंगला लैंग्वेज में लिखते थे, बट बाद में लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन वर्क्स इन इंग्लिश, लाइक गीतांजलि हो गया, क्रिसेंट मून और गार्डनर एंड गोरा, रिक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड, ये सारे चीज़ें आपका इसमें देखने को मिलता है। इस समरी है इस पोएम का कि जो पोएट हैं वो गॉड से प्रे कर रहे हैं ट्रू फ्रीडम के लिए, अपने कंट्री की ट्रू फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो ये सारे फाइनली यहाँ तक ये था। उसके बाद आते हैं मैरिज, नेक्स्ट चैप्टर, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। अबाउट मैरिज, पहले सबसे पहले हम जानते हैं मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है, इसकी जो पोएट है दोस्तों वो विलियम शेक्सपियर है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर। तो पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था ना 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। ठीक है, 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, और ही वॉज बैप्टाइज्ड इन हॉली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन वेडनेसडे 26 अप्रैल 1564। इज इट क्लियर? स्ट्रैटफोर्ड एंड एवन करके इज द मेन टाउन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्ट्रैटफोर्ड एंड एवन। ओके, इनकी जो डेथ होती है 23 अप्रैल 1616 को होता है। इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। ठीक है, वो एक कॉर्ड के व्यापारी थे, लेदर्स, मीट, ये सभी चीज़ों भी बेचते थे। इनकी जो माँ का नाम था मैरी एडन। ओके, इनकी मम्मी का नाम क्या था? मैरी एडन। ही प्रोबेबली अटेंडेड द ग्रामर स्कूल्स एट स्ट्रैटफोर्ड, देयर लर्नड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इज इट क्लियर? in 1582 he was married to एनी हैथवे। ठीक है, एनी हैथवे से इनकी शादी हो जाता है, और वो 8 ईयर्स इनसे बड़ी रहती है। शेक्सपियर जो है, इनके फर्स्ट शेक्सपियर का जो बच्चा होता है आफ्टर 6 मंथ। ओके, मैरिज के 6 महीने बाद ही हो जाता है, क्योंकि पहले से ही वो लेडीज प्रेग्नेंट रहती है और उन्हीं से शादी करते हैं। एनी हैथवे। शेक्सपियर लगभग 154 सोनेट्स लिखे हैं, जो पब्लिश्ड हुए 1609 में। ठीक है, फेयर यूथ सोनेट, जो एक टाइटल, दो मतलब सोनेट को दो पार्ट में दो कैटेगराइज किया उन्होंने। तो पहला जो कैटेगराइज था फेयर यूथ सोनेट करके, सोनेट नंबर 1 to 126, और दूसरा जो ग्रुप था सोनेट का जो कैटेगराइज किया था इन्होंने, वो आपका डार्क लेडी करके आपका पब्लिश्ड है। द फर्स्ट, अगर ग्रुप की हम बात करें तो अ यंग मैन विथ हुम द पोएट हैज़ ए डीप फ्रेंडशिप, है ना। जो ये पोएट का जो फ्रेंडशिप है यंग मैन के साथ काफ़ी ज़्यादा डीप रहा है, और 127 to 152 जो एड्रेस है डार्क लेडी को कर रहा है। ठीक है, इन्होंने 37 प्ले लिखा है। कितने प्ले? 37। टू लॉन्ग नैरेटिव पोएम भी वर्सेस के साथ लिखा है। इनकी जो ऑक्यूपेशन प्ले राइट, पोएट और एक्टर था। एरा की अगर हम बात करें किस एरा से बिलोंग करते, तो एलिजाबेथन एरा से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एरा 1558 to 1603 एंड जैकोबियन एरा 1603 to 1625। तो इन दोनों एरा में जनरली रहते थे, लेकिन एलिजाबेथन एरा और जैकोबियन एरा मतलब दोनों एरा में ये थे। ठीक है, चिल्ड्रन सुसाना हॉल, हैमलेट शेक्सपियर, जूडिथ शेक्सपियर। और इनकी जो शेक्सपियर की जो कैरियर रहा है ना, एक्टर से स्टार्ट किया था इन्होंने। राइटर, पार्ट ओनर ऑफ प्लेइंग कंपनी कॉल लॉर्ड कैम्बरलाइंस मैन, लेटर इसका नाम बदल कर दिया गया किंग्स मैन।
ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ट्रेजेडी लिखा है, उन ट्रेजेडी में सबसे फेमस जो ट्रेजेडी लिखा है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये काफ़ी फेमस ट्रेजेडी है। ठीक है। जे लॉन्ग ने शेक्सपियर पीरियड को डिवाइड किया है 4 पीरियड में। ठीक है। जैसे पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, सेकेंड पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन एंड पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी एंड काम आफ्टर स्टॉर्म, इस तरीके का। अब हम जानते हैं जो आप ये द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये एक सोनेट है और ये सोनेट 116 के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? 116 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसमें जो इट्स अ कंसिडर द मोस्ट फेमस सोनेट। ओके, मतलब एक बहुत ही फेमस सोनेट के कैटेगरी में ये विलियम शेक्सपियर का आता है। ठीक है। ये इसको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जानना क्या है, जानना ये कि कब लिखा गया था 1590 में, और पब्लिश्ड कब हुई थी तो 1609 में इसको पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है। लगभग अप्रोक्स 19 साल के बाद। डिवाइड इनको 3 क्वांटाइन्स एंड 1 कपलेट में इसको डिवाइड किया गया। राइमिंग स्कीम अगर हम बात करें तो ए बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ए बी सी डी, ई एफ जी, मतलब इसमें देर आर 4 स्टेंजा and each is 3 stanza. 3 stanza has 4 lines and 1 stanza is couplet. It means कि पहला जो 3 स्टेंजा है वो क्वाट्रेंस है और एक जो है 1 कपलेट है। इज इट क्लियर ना? और ये जो एक लव पोएम है दोस्तों, कौन सा पोएम है? एक लव पोएम है। ठीक है। अगर आप इस पोएम को पढ़ते हैं तो इसमें ये कहने की कोशिश किया गया है कि जो हमारा मतलब एक ट्रू जो लव होता है ना, चाहे कितने भी सुनामी आ जाए, पेंडेमिक आ जाए या कुछ भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रू लव कांट चेंज नहीं होता है, रिप्लेस्ड नहीं होता है। ठीक है ना? कोई एक्सक्यूज नहीं होती है ट्रू लव में। तो इन सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं कि ट्रू लव बहुत ही, इसमें मतलब पोएट के अकॉर्डिंग ट्रू लव इज़ ट्रू लव। ओके, सो नाउ इस पोएम को आप पढ़ लेंगे, लेकिन हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। जो इम्पॉर्टेंट है उन सारी चीज़ों को हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चिमनी स्वीपर की अगर हम बात करें तो चिमनी स्वीपर जो चैप्टर 3 है, और चिमनी स्वीपर में ऐसा क्या है, तो इसमें जैसे कि पहले हम जानेंगे कि चिमनी स्वीपर जो है एक विलियम ब्लेक की लिखी हुई पोएम है। ठीक है, और ये विलियम ब्लेक के बारे में पहले हम जान लेते हैं। और चिमनी स्वीपर में एक मतलब गरीब बच्चों का सीन है, उसको भट्टे पर काम करने के लिए भेजा गया है, और वो मतलब अपने जो सिचुएशन है ना उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं पोएट के माध्यम से। पोएट उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखते हैं, पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि विलियम ब्लेक जो थे वो कौन थे, और काफ़ी फेमस रहे हैं विलियम ब्लेक। इंग्लिश पोएट, पेंटर भी रहे हैं, और कह सकते हैं कि वो मतलब इनकी जन्म जो थी ना मतलब कह सकते हैं कि इनकी जो जन्म रहा है 1757 में, है ना, 28 नवंबर 1757, और इनकी जो डेथ हुई थी आपका 12 अगस्त 1827 को। ठीक है। इनकी पेरेंट्स, फादर नेम जेम्स ब्लेक रहे हैं, और इनकी जो मम्मा है रही हैं कैथरीन रीड। ओके, इसको मैंने, इनकी जो डेथ डाइड हुई थी लंदन में, इंग्लैंड। जो एजुकेशन एक्चुअली देखा जाए तो हम होम स्कूल ही रहा है, अप्रेंटाइज्ड विथ एग्रेवर जेम्स बेसियर में। सिलेक्टेड काफ़ी कुछ फेमस वर्क्स जैसे कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो विलियम ब्लेक का। ठीक है, विलियम ब्लेक का काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनका मतलब। उसके बाद एक्सपीरियंस 1789 में। ठीक है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल करके 1790 और 93 में। जेरूसलम 1804 टू 1820 मिल्टन। इस तरीके से इनका काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव फेमस वर्क रहे हैं। अगर इनकी स्पाउसेस की बात करें मतलब पत्नी की, द कैथरीन ब्राउचर्स रही हैं, और नोटेबल कोट इनका बहुत फेमस रहा है जैसे कि टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रीन ऑफ सैंड and heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in our hours, and it is easier to forgive an enemy than to forgive a friend। तो इन सारी चीज़ों को इसमें विलियम ब्लेक के बारे में था। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे पोएम के बारे में। तो पोएम जो है ना
कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश्ड हुआ था और वहीं से लिया गया, ये 1789 में पब्लिश्ड हुआ था। यानी ये कह सकते हैं कि पब्लिश्ड इन द कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इन 1789। इसमें 24 लाइन्स है और उसको 6 क्वार्टरेंस में, ठीक है, बांटा गया है। 4 मतलब एक लाइन्स में आपका 4 स्टेंजा है। इज इट क्लियर ना? राइमिंग स्कीम अगर हम बात करें, वंस अगेन 24 लाइन्स है, 6 क्वार्टरेंस में इसको बांटा गया है और 6 क्वार्टरेंस मतलब एक क्वार्टरेंस का मतलब 4 होता है, तो 6 4 जा 24। राइमिंग स्कीम अगर हम बात करें तो राइमिंग स्कीम ए बी बी रहा है, किसका? द चिमनी स्वीपर का। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो हार्डशिप एंड चाइल्डहुड, ठीक है। तो चिमनी स्वीपर जो है एक चिमनी स्वीपर में हम देखें हैं कि मोस्ट पॉपुलर पोएम है विलियम ब्लेक का, ठीक है। और ये पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, इन सारी चीज़ों को इसमें इन्होंने अपने पोएम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपको समझ में आता है। और ये फर्स्ट अपीयर्ड हुआ था 1789 में ये पोएम। द पोएम कंप्राइज एगनी ऑफ चिल्ड्रन फोर्स्ड अ लाइफ टू मिजरेबल लाइफ, मतलब इसको ऐसे लाइफ जीने पर मजबूर किया गया जो मिजरेबल हो, जो कष्ट हार्डशिप से भरा हो। इट इज़ अ फुल ऑफ हार्डशिप। द चिल्ड्रन हैड टू अर्न मनी द वर्किंग एज चिमनी स्वीपर एज यंग एज इन एरा ऑफ विलियम ब्लेक। ये कह रहे हैं कि चिल्ड्रेन जो है, जो एज में खेलना है, जो एज में पढ़ना है, खाना पीना एंजॉय करना लाइफ, उस एज में ये बच्चा अपने हार्ट से मतलब कड़ी मेहनत कर रहा है अपने कुछ पैसे कमाने के लिए, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए और साथ ही साथ अपने फैमिली की लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई इस पोएम में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि द पोएम सो पॉपुलर बिकॉज पोर्ट्रे द इनोसेंट चिल्ड्रेन सो रियलिस्टिकली। जो हमारे समाज की अगर हम बात करें, रियलिस्टिक की बात करें, सच्चाई की बात करें, तो सच्चाई यही है कि हम बहुत सारे जो हमारे देश में गरीबी है, पोवर्टी है, और पोवर्टी होने की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सही तरीके से टीच नहीं कर पाते, गाइड नहीं कर पाते और बच्चों को काम के लिए भेज देते हैं। तो चिमनी स्वीपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सॉरो, मतलब ये सॉरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तकलीफ, पेन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एंड द पोएम इज इट अबाउट द यंग चिमनी स्वीपर। द स्पीकर डिटेल अबाउट हाउ गेट्स इन्वॉल्व इन स्वीपिंग चिमनी बिजनेस। ही से, वो कहते हैं दैट हिज फादर हैड पुट हिम इनटू द वर्क एज अ चिमनी स्वीपर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर। मतलब माँ के मरने के बाद उस बच्चे को उसके पापा ने क्या किया कि काम पर लगा दिया, और काम कहाँ पर? चिमनी स्वीपर के रूप में। टॉम हु हैज हर्ट व्हेन हिज हेड वाज सेव्ड, द नरेटर कंसोल्स हिम एंड ही गोज टू स्लीप। टॉम हैड अ ड्रीम, टॉम एक सपना देखता है, इन विच ही सॉ ऑल द स्वीपर आर इन कॉफिन्स। और सारे जो स्वीपर्स हैं, जो काम करने वाला कॉफिन, जो कॉफिन एक प्रकार का जो मतलब डेड बॉडी को उसमें डालकर उसको दफना दी जाती है। एन एंजल कम्स, और एंजल्स आता है, एंड सेट द चिल्ड्रन फ्री, और वहाँ पर बच्चों को कॉफिन से फ्री कर देता है। देन दे फ्ली हैप्पीली इन द सन, एंड द एंजल्स टेल Tom that he will have a heaven of his own. Next morning, when he wake up, he works hard because he believes that if he works hard, he will get a reward. मतलब सुबह उठता है और वो बच्चा फिर से काम पर लग जाता है, हार्ड वर्क पर लग जाता है। उसको इसलिए काम पर लगना होता है कि उसको विश्वास है कि वो अगर काम करता है सब कुछ अच्छे तरीके से तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है दोस्तों। चलिए, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप मुझे बताएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो आप देख लो, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। अब नेक्स्ट पोएम पर आते हैं, चैप्टर 4 की ओर, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। दोस्तों, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस पोएम की जो लास्ट 4 लाइनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके गुनगुनाते थे जब भी वो मतलब पार्लियामेंट में बैठते, तो उनके सेल्फ से पाया गया था, आफ्टर डेथ निकाला गया था, ठीक है। वो हमेशा ये साथ रखते थे। एक्चुअली स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग लिखा किसने है? तो इसको लिखने वाला ग्रेट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम आता है, ठीक है। ये मॉडर्नाइज्ड पोएम, मॉडर्न पोएम है, पोएट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अमेरिकन, ही वाज द अमेरिकन पोएट, ओके। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं पोएट के बारे में। स्टॉपिंग बाय वुड्स जो है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कब लिखा गया था? 1922। ये फर्स्ट जो पब्लिश्ड हुई थी कलेक्शंस ऑफ न्यू हेम्स
हैम्पशायर। ओके, तो हैम्पशायर में इसको पब्लिश किया गया था, आप इसे याद रखेंगे, कलेक्शन ऑफ हैम्पशायर। और कब? 1922 में। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनकी जन्म 1874 में हुई थी, 26 मार्च 1874 को हुई थी। डेथ 29 जनवरी 1963 को होता है। फादर का नाम विलियम प्रेस्कॉट फॉरेस्ट जूनियर था। इजाबेल मॉडी इनकी माँ का नाम, इनकी जो बीवी, स्पाउस या पार्टनर कह सकते हैं, एलेनर फ्रॉस्ट। चिल्ड्रन बच्चे थे। काउज ऑफ डेथ की अगर हम बात करें, कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम प्रोस्टेट सर्जरी, है ना, इनकी जो प्रोस्टेट सर्जरी से इनकी डेथ हो गई, प्रोस्टेट सर्जरी से इनकी डेथ हो गई। इनकी फेमस जो वर्क है, जैसे मेंडिंग वॉल हो गया, फायर एंड आइस, आउट आउट, द रोड नॉट टेकन, क्लास 9 में पढ़, आफ्टर एप्पल पिकिंग, दीज ऑल आर द फेमस। अमेरिकन रहे हैं और लिटरेरी पीरियड मॉडर्निज्म रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूमरस अवार्डेड, ही गॉट अ न्यूमरस अवार्डेड। ओके, साथ ही इनको बहुत सारा अवार्ड के साथ साथ पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, द टाइम डिलीवर दिस पोएम गिफ्ट आउटराइट at the inaugurations of President John F. Kennedy in 1861। तो यहाँ पर हम बात करें, he had achieved the status of unofficial poet laureate in America, मतलब ऑफ अमेरिका। इन्होंने अनऑफिशियल पोएट लॉरेट ऑफ अमेरिका की उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये सारे बात तो होगी पोएट के बारे में। अब पोएम के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि ये पोएम जो है 1923 में पब्लिश्ड हुई थी न्यू हैम्पशायर में। मैंने पहले भी डिस्कस किया और फिर बता रहा हूँ, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, द पोएम इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 स्टेंजा, है ना, ये 4 स्टेंजा में है, और ईच विथ 4 रिटेन आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्बिक टेट्रामीटर में ये लिखा गया 4 स्टेंजा में, और एक स्टेंजा में 4 लाइन है। तो हर लाइन का जो राइमिंग स्कीम है स्टेंजा का, ए बी ए, अगेन बी बी सी बी, सी सी डी सी, डी डी टी डी, इस तरीके से ये राइमिंग स्कीम यहाँ पर होते हैं। टोटल 12 लाइन है, 4 स्टेंजा में डिवाइड किया गया, सॉरी 16 लाइन है। स्टॉपिंग बाय वुड्स यूजेज स्नोई इवनिंग यूजेज सेवरल टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। इसमें बहुत सारे फिगरेटिव लैंग्वेज भी पोएट ने यूज किया। फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस। तो हम कह सकते हैं कि हर पोएट अपने पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस यूज करते हैं ताकि उस पोएम को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सके। जैसे कि सिम्बोलिज्म हो गया, एलिट्रेशंस, ओके, साइनोडॉक, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, दीज ऑल आर द लिटरेरी। लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चैप्टर नेक्स्ट, अगर हम पोएम की बात करते हैं तो लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक सैडनेस और ऑफ रियलिटी को दिखाया गया कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो ओल्ड जो पेंशनर्स होते हैं उनके जो फीलिंग को दिखाया जाता है, तो कैसा फील करते हैं, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी चीज़ों को दिखाया गया। एक्चुअली दिस पोएम कंपोज्ड बाय आयरिश पोएट W.B. Yeats। दोस्तों W.B. Yeats का पूरा नाम था, जो फुल नेम था, वो क्या नाम था आप बताएंगे? ओके, विलियम बटलर ईट्स, इनका पूरा नाम था विलियम बटलर ईट्स। ठीक है, विलियम बटलर ईट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 1865 से लेके 1939 तक के बीच के एरा में बिलोंग करते हैं, करेक्ट। और ही वॉज बॉर्न इन डबलिन, ठीक है, और ये डबलिन में इनकी जन्म हुई थी। ठीक है, और इनके एक फादर जो थे ना, फादर लॉयर एंड वेल नोन पोर्ट्रेट पेंटर भी रहे हैं। इट्स का जो एजुकेशन रहा लंदन एंड डबलिन दोनों जगह से हुआ है, बट द स्पेंट हिज समर्स इन द वेस्ट ऑफ आयरलैंड इन फैमिली समर्स हाउस एंड कॉर्नआउट। ओके, विलियम बटलर इट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये एक आयरिश पोएट, प्लेराइट और पॉलिटिशियन भी रहे हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये इनको मतलब एक ही वाज ऑफन कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट प्रिकॉर्सर्स टू मॉडर्निज्म में काफ़ी प्रिकॉर्सर्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। इज रिमेंबर टुडे फॉर हिज अनयूजुअल मेटाफिजिकल अप्रोच टू पोएट्री। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को
ऑस्कर विल्ड और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे काफ़ी ज़्यादा फेमस जो ऑथर पोएट रहे हैं वो इनकी राइटिंग में इंस्पायर्ड थे, ओके, अप्रिशिएट करते थे। और डब्ल्यू विट्स की अगर पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो 24th की एज में डब्ल्यू विट्स का प्यार हो जाता है मॉड गॉन के साथ, ओके, मॉड गॉन के साथ। लेकिन मॉड गॉन जो थी हैरिस नेशनलिस्ट कह सकते हैं कि वो उनके इट्स सुन फेल डीपली इन लव विथ हर एंड प्रपोज टू हर 3 times। और कह सकते हैं कि मॉड गॉन को इन्होंने 3 बार प्रपोज किया, लेकिन तीनों बार इन्होंने डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, डिक्लाइन द प्रपोजल ऑफ डब्ल्यू वी एट्स। बाद में क्या होता है कि 2 साल के बाद शी एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ वेल नोन नेशनलिस्ट कॉल्ड जॉन मैकब्रिज, ओके, जॉन मैकब्रिज एंड मैरिड हिम सून आफ्टर। जॉन मैकब्रिज को ये क्या करते हैं, उनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ शादी कर लेते हैं, ठीक है। और फिर कहानी बहुत अच्छी है, सेलिंग टू बैजेंटियम में लिखा गया है, तो यहाँ उतनी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगा। मुझे आप लोगों को उन सारी चीज़ों को देनी है जो आपको यहाँ चाहिए। तो यहाँ पर जो इट्स जो है ना दोस्तों, इनकी जो बार्थ की जो वाइफ रही हैं हैडी लीज रही हैं, जॉर्ज हैडी लीज 1912 में, और दे मैरिड इन 1970 डिस्पाइट द एज गैप, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में गैप रहा। इट्स उस समय 52 ईयर्स के हो जाते हैं और जॉर्जी जो है 25 की रहती है। हैप्पीली मैरिड, ही कपल हैड 2 चिल्ड्रेन एंड एन एंड मैकल्स। 1912 की अगर हम बात करें तो इनकी थोड़ी नोबेल प्राइज से भी ही गॉट अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ओके। ही पब्लिश 12 में ही मिला था और उसके 1 साल के बाद। और इनकी और रविन्द्रनाथ टैगोर की काफ़ी दोस्ती रहा है और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नोबेल प्राइज दी गई थी। अगर हम बात करें तो ही पब्लिश्ड ओवर 30 पोएट्री कलेक्शन, ठीक है। एक आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी का भी इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। इट्स ओपन द एवे थिएटर विद द आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी। अगर इनकी फेमस पोएम की अगर हम बात करें तो सेकेंड कमिंग रहा स्टर द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री एड विशेस फॉर द क्लोथ ऑफ हेवन, आयरिश एयरमैन फोर्सेस हिज डेथ, द टावर, द प्रेयर ऑफ माई डॉटर। इस तरीके से स्टॉलिन चाइल्ड। ये तो हो गया आपका पोएट के बारे में। पोएम के बारे में अगर हम जानते हैं तो जो पोएम में आप मेंशन किया गया लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर इज अ रिटायर्ड ओल्ड मैन। एक ओल्ड मैन की यहाँ पर एक्सप्रेस्ड किया गया उसकी फीलिंग की, जो मतलब एक सर्विस करने के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं तो किस किस इमोशन के साथ उसकी लगाव होती है, जुड़ाव होती है। एक्सप्रेस हिज फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ हैविंग द ब्यूटी एंड यूथ रॉब्ड बाय द टायरेनी ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें को यहाँ पर बताया गया है। तो पोएम में मैं सब्जेक्टिव करके आपको पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। आपको यहाँ इतना समझना होगा कि इसमें रिटायर्ड एक पेंशनर, रिटायर्ड एक इंसान को आफ्टर जॉब जब रिटायर्ड होता है तो उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है कुछ पैसे, ओके, ग्रैटिट्यूड कह सकते हैं, मतलब पेंशन के रूप में। लेकिन उसकी फीलिंग उसके बाद उसमें क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया इसको आप पढ़ना होगा। दिस पोएम हैज़ अ कॉन्ट्रास्ट द ओल्ड एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द पोएट। द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर रिवाइज्ड वर्जन ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स पोएम द ओल्ड पेंशनर। द ओल्ड पेंशनर जो है डब्ल्यू बी ईट्स का उसी का ये रिवाइज्ड वर्जन है। इसके अगर हम थीम की बात करें तो थीम यही है, रिग्रेट है, नॉस्टैल्जिया है, एजिंग है, ठीक है। अगर हम कंसिडर हाउ दिस थीम्स ऑफ डिपिक्टेड थ्रू द ओल्ड पेंशनर मोनोलॉग एंड द इम्पैक्ट दे हैव ऑन द रीडर्स इमोशन। पोएटिक टेक्निक की अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्होंने बहुत सारे पोएटिक टेक्निक यूज़ किया है, ठीक है, जैसे कि इमेजरी, मेटाफर, ओके, पर्सोनिफिकेशन, तो बहुत सारी चीज़ें इसको पोएटिक। इसमें 3 स्टेंजा है और ईच स्टेंजा है 6 लाइन्स। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका 5 पोएम का समरी डिटेल सारा आपको मैंने बता दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप ये वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप इसे ज़रूर वॉच करेंगे। कीप वॉचिंग, ओके। एंड नाउ दोस्तों अपना तैयारी जोर तोर से लगे रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे। जय हिंद दोस्तों।